आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बिरसा आंदोलन। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब तक जितने सारे जेपीएससी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो 6th जेपीएससी हो, 7th जेपीएससी हो या 11th जेपीएससी हो, सभी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बिरसा आंदोलन से ही पूछा गया है। बिरसा आंदोलन आप देख सकते हैं, बिरसा आंदोलन से ही पूछा गया है। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कल के क्लास में जो हमने 1857 की क्रांति को पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि 1857 की क्रांति देवघर जिला के रोहिणी नामक गांव से प्रारंभ होती है, रोहिणी गांव से। और यहाँ पे हमने बताया था कि 32वीं रेजिमेंट की जो सेना थी, लेकिन किसकी थी? नेवी की हमने बताया था, जो कि गलत है। नेवी नहीं होगा, क्या होगा उसके जगह? तो उसके जगह होगा इन्फेंट्री सेना। इन्फेंट्री सेना, इन्फेंट्री की 32वीं रेजिमेंट की जो सेना थी उसके द्वारा ये विद्रोह प्रारंभ होता है। तो ये मेरा मिस्टेक था, किसी ने कमेंट किया था। तेज नारायण पंडित करके कोई है, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो मेरी इस गलती की ओर उसने ध्यान दिया। तो इसको आप लोग सुधार लीजिए और पीडीएफ में मैं इसको इरेज कर दिया हूँ, और वहाँ पे आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट 32वीं रेजिमेंट की सेना थी, रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था, इतना भी काफ़ी है। अदरवाइज़ लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा इन्फेंट्री सेना थी। वो नेवी वाला जो नेवी था उसको मैं इरेज कर दिया हूँ वहाँ पे, यानी कि मिटा दिया हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। तो बिरसा आंदोलन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे, इसका विस्तार एवं स्वरूप किस प्रकार था तथा इसके परिणामों की विवेचना करें। अथवा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन ने अंग्रेजों के समक्ष सशक्त चुनौती पेश की, इस कथन का स्पष्टीकरण करें। यानी कि आपको बिरसा मुंडा से संबंधित जो विद्रोह था उसका सारा स्वरूप को लिखना है। किस प्रकार से उसका स्टार्टिंग हुआ, क्या कारण था, कहाँ कहाँ वो विद्रोह प्रारंभ हुआ, मतलब किस किस क्षेत्र में उसका विस्तार हुआ और उसका क्या परिणाम निकला, ये सब हमें इस प्रश्न के माध्यम से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। तो यही आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आउट होता है कि बिरसा मुंडा को बिरसा जो विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा, उसको हम लोग उलगुलान भी कहते हैं। अंग्रेजों तथा बाहरी लोगों, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, ने इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हस्तक्षेप किया, जिससे विद्रोह की भावनाएं लोगों में जगी। प्रारंभ में यह विद्रोह ना होकर के एक समाजवादी सुधारवादी आंदोलन था, जो अंग्रेजों के कुचलने की नीति के कारण एक विद्रोह के रूप में बदल गया। तो जितना सारा चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा ये कोई नई बात नहीं है। पिछला क्लास में हमने सेम चीज़ को देखा था। अंग्रेजों का हरकत जो है वो सब में सेम है, बस विद्रोह का स्वरूप दूसरा है। पिछला क्लास में हमने संथाल विद्रोह को देखा था, उसमें भी सेम स्वरूप था। तो यहाँ भी सेम चीज़ है। अंग्रेज सब यहाँ पे आने के बाद काफ़ी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, सामाजिक मामले में, सांस्कृतिक मामले में, आर्थिक मामले में, हर चीज़ में दखल अंदाजी किया। अपना टैक्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, 50 से 500% तक टैक्स लिया जाता था। यहाँ की जनजातियों को न्याय नहीं मिलता था, और भी बहुत सारा कारण था, जिस कारण से विद्रोह का स्वरूप जगा था सभी के अंदर। और इसी का एक भयंकर जो जन सैलाब के रूप में उमड़ा था वही था 1857 की क्रांति, वो भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे आए बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के द्वारा ये विद्रोह किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये सिर्फ एक समाजवादी सुधारवादी आंदोलन था, उसको अभी हम लोग
डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन बाद में यह एक विद्रोह का रूप ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुंडा विद्रोह एक सशक्त एवं विस्तृत विद्रोह था। इस विद्रोह का करिश्माई नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे। इस विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहले हम लोग कारण की ओर देखते हैं। सबसे पहले हमने एक भूमिका दिया, फिर हम लोग कारण देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट में है कि इन क्षेत्रों में खुटकट्टी भूमि व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता था। तो जो खुटकट्टी भूमि होती है, देखिए खुटकट्टी भूमि, इसका मतलब होता है कि मुंडाओं के द्वारा जंगलों को साफ करके जो भूमि खेती योग्य बनाता है, तो जो खेती योग्य खेती होगा, जंगलों को साफ करके जो भूमि खेती योग्य बनाया जाता है वही भूमि खुटकट्टी भूमि कहलाती है। और खुटकट्टी भूमि में जो अधिकार होता है वो मुंडाओं का ही होता है। तो अंग्रेज क्या किया, तो देखिए यहाँ पे, तो इन क्षेत्रों में खुटकट्टी भूमि व्यवस्था थी। खुटकट्टी भूमि यानी कि वही भूमि आज जो मुंडाओं के द्वारा जंगलों को पहले साफ किया जाता है, उसको खेती योग्य बनाया जाता है, वैसे भूमि थी। और यहाँ पे जो यानी कि इस भूमि पे जो सामूहिक अधिकार था वो मुंडाओं का ही था। तो इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता था। अंग्रेजों की नीति ने इस व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास किया। अब अंग्रेज यहाँ भी दखलंदाजी किया। भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के तहत मुंडाओं की ज़मीन का हस्तांतरण गैर आदिवासियों को किया जाने लगा और मुंडाओं की ज़मीन को भी हस्तांतरण ये लोग करने लगा, जिससे मुंडाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई। देखिए अंग्रेजों द्वारा भूमि का हस्तांतरण का एक और कारण ये था कि जैसे कि मान के चलिए ये किसी का ज़मीन है, कोई जनजाति का, तो कोई जनजाति का अगर ये ज़मीन है, वहाँ पे मान के चलिए टैक्स लगा दिया गया है। कितना %? 100%। अंग्रेज छोटा मोटा टैक्स तो लेते नहीं थे, तो छोड़िए हटाइए, मान के चलिए जितना भी टैक्स लगाया गया है 100 रुपया, % तो ब्याज लिया जाता है ना, तो 100 रुपया मान के चलिए टैक्स लगा दिया गया है। अगर टैक्स नहीं देगा कोई तो इस ज़मीन को नीलामी कर दिया जाएगा, किसी दूसरे ज़मींदार को दे दिया जाएगा। और अगर वो भी टैक्स नहीं देगा तो फिर किसी और को दे दिया जाएगा। यानी कि अंग्रेज़ों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा, क्योंकि ये लोग आया ही था व्यापार करने के लिए। ये लोग एक मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग एक कंपनी था, इसको सिर्फ मतलब है पैसा से। तो जो ज़मींदार इसको ज़्यादा पैसा देगा भूमि उसी का होगा। तो ये था अंग्रेज़ों का हरकत। नेक्स्ट है कि मुंडाओं की स्थिति दयनीय होने के कारण सेठ साहूकार महाजनों से ऋण लेते थे। यही कारण हमने जो अभी आपको बताया, सेम अगला पॉइंट में हमने मेंशन किया है कि मुंडा सब मान के चलिए कोई सेठ है, साहूकार है, महाजन है, उससे अगर कोई ऋण लिया है तो ऋण के बदले उचित ब्याज नहीं देना पड़ता था, बल्कि अनुचित ब्याज देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा। तो ऋण वगैरह लेते थे महाजनों से, सेठ साहूकार से, एवं उनके उपज से काफ़ी अधिक ब्याज अदा करना पड़ता था। ये हो गया कारण, जिससे इनकी स्थिति और बदतर होती गई। साहूकार एवं महाजनों को जब ये ब्याज अदा नहीं कर पाते थे तब जबरन उनकी ज़मीन पर अधिकार कर लिया जाता था, जिससे सरकारी अधिकारी भी सहयोग करते थे। तो वही है, अगर ब्याज नहीं देना पड़ा, मतलब नहीं दे सकता था किसी कारणवश, तब उसकी ज़मीन को ही हड़प लिया जाता था। नेक्स्ट है, बाहरी लोगों के आगमन से मुंडाओं की सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होने लगी। ये प्रकृति पूजक थे, परंतु बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से उनमें बाधा होने लगी। मुंडाओं की सांस्कृतिक व्यवस्था भी बाहरी लोगों के आगमन से बुरी तरह प्रभावित होने लगा। इनकी सामाजिक व्यवस्था में शराबखोरी व्यवस्था व्याप्त थी, जिससे इनकी स्थिति दयनीय होती गई। तो हमने पिछला क्लास में भी यही चीज़ पढ़ा था कि अंग्रेज़ों का सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी काफ़ी ज़्यादा रहा। इससे भी यहाँ के जनजातियों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इन लोग का जो शासन व्यवस्था था ये सब भी समाप्त कर दिया गया था।
तो एक आक्रोश की भावना सभी के अंदर होने लगा। तो ये मेन रीज़न था जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो फलतः अब कंक्लूज़न क्या होगा इसका? तो खैर कंक्लूज़न तो हम लोग लास्ट में देंगे, फिलहाल देखते हैं अब क्या हुआ। इतना सारा जो रीज़न था इससे, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप फलतः बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1890 के दशक के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं धार्मिक सुधारवादी आंदोलन शुरू हुआ। तो देखिए, बिरसा मुंडा सबसे पहले एक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन के स्वरूप में अपना विद्रोह को प्रारंभ करते हैं। विद्रोह नहीं है ये, वास्तविक रूप से जो विद्रोह शुरू होगा बिरसा मुंडा के द्वारा वो 1899 से शुरू होगा और 1900 तक चलेगा। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाती है। तो अभी इसका जो स्वरूप है वो सिर्फ एक सुधारवादी आंदोलन है। तो बिरसा मुंडा का बचपन मिशनरियों से प्रभावित था, बाद में वे वैष्णव धर्म से प्रभावित हुए। इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांड था, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक नया धर्म बिरसाइद के नाम से चलाया। इन्होंने कहा कि इनके देवता सिंगबोंगा के दर्शन हुए हैं तथा वे उनके दूत हैं, और उनके उपदेश में 3 महत्वपूर्ण बातें थी। पहला था आत्मसुधार, फिर था आचरण में शुद्धता, तीसरा था एकेश्वरवाद। इन तीनों के पीछे जो रीज़न था वो इसलिए, एकेश्वरवाद का जो पीछे रीज़न था एकेश्वरवाद बोलने के तात्पर्य ये था बिरसा मुंडा का, क्योंकि इस टाइम जो भी जनजाति लोग थे वो काफ़ी सारे देवताओं को मानते थे और कहीं ना कहीं आपस में मिले तो नहीं लेकिन बटे हुए थे। तो उसको एकजुट करने का प्रयास किया बिरसा मुंडा। एकेश्वरवाद का नारा दिया, सिर्फ बोला कि सिंगबोंगा का ही आराधना कर ले, सिंगबोंगा जो कि संथालों का प्रमुख देवता है। फिर आत्मसुधार इसमें मत था, आचरण में शुद्धता था, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा के द्वारा सामाजिक आर्थिक सुधारवादी आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे आपका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। ये आनंद पांड जो कि इनके धार्मिक गुरु थे। बिरसाइद धर्म बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया जाता है। बिरसा मुंडा खुद को सिंगबोंगा के दूत घोषित करते हैं और बोलते हैं कि 3 उपदेश देते हैं। इनको उपदेश में 3 महत्वपूर्ण बातें थी। 3 उपदेश नहीं दिए हैं, इनके उपदेश में 3 महत्वपूर्ण बातें थी। पहला था आत्मसुधार, फिर आचरण में शुद्धता, फिर एकेश्वरवाद। इसके तहत इन्होंने शराब पीने का विरोध किया, साथ ही साथ ये चिकित्सीय औषधियों का लाभ अपने अनुयायियों को देते थे। यानी कि बिरसा मुंडा जो है वो अपने अनुयायियों को धार्मिक प्रचार तो किया ही किया, धार्मिक प्रचार के साथ साथ चिकित्सा औषधि का भी काम कर रहा है। चिकित्सा औषधि यानी कि वही डॉक्टर जिस प्रकार से हम लोग इलाज करते हैं और ठीक करते हैं, उसी प्रकार से बिरसा मुंडा ने भी चिकित्सा औषधि का प्रयोग करके लोगों की सेवा किया था। तो इससे अनुयायी की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण इसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। मुंडा आंदोलन के समय कोटोंग बाबा कोटोंग नामक गीत प्रमुख था। ये एक गीत है कोटोंग बाबा कोटोंग, जो आपको याद रखना है। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुंडू, यानी कि अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है और महारानी राज्य समाप्त हो गया है, ये एक लाइन है, इसका ऐलान किया था। फिर अब बिरसा के प्रभाव को देख करके अंग्रेज़ों ने 1895 में 2.5 वर्षों के लिए बिरसा मुंडा को जेल भेज दिया। तो देखिए, अब 1895 का टाइम आ चुका है, इसमें बिरसा मुंडा को कैद कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा रीज़न कि विद्रोह का स्वरूप किस प्रकार से लोगों में जगा। फिर आए बिरसा मुंडा के द्वारा सबसे पहले लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, क्योंकि इस टाइम लोग काफ़ी ज़्यादा देवी देवताओं को पूजते थे, कहीं ना कहीं अंधविश्वास के भी शिकार थे। तो उसको हटाने का प्रयास बिरसा मुंडा ने किया और बोला कि अनेक देवताओं को छोड़ करके एक देवता की पूजा किया जाए, जो है सिंगबोंगा। तो सिंगबोंगा की आराधना करने पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया और अपने उपदेश में 3 महत्वपूर्ण बातें रखी थी। वो पहला था आत्मसुधार, नहीं सॉरी क्या बोल दिए, हाँ ठीक है, सिंगबोंगा का दूत जो घोषित किया, और अपना जो उपदेश था बिरसा मुंडा का उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें थी। पहला था आत्मसुधार, फिर आचरण में शुद्धता, फिर एकेश्वरवाद।
उसके बाद बिरसा मुंडा ने कुछ औषधियों के माध्यम से जनताओं को लाभ पहुंचाया और इसी से इनके जो अनुयायी थे वो बढ़ते गया। फिर शराब पीने पर रोक लगा दिया। इतना सारा कार्य बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। साथ ही साथ सभी को एकजुट करने का कार्य अभी भी जारी है। इस टाइम कोटंग बाबा कोटंग नामक गीत प्रमुख था और एक लाइन है, अब्बुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू टुंडू, यानी कि मुंडा राज प्रारंभ हो गया है और महारानी का राज समाप्त हो गया है। इसका भी ऐलान बिरसा मुंडा ने किया। तो बिरसा मुंडा का जो स्वरूप था वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो अंग्रेज़ों को लगा कि कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जिस कारण से अंग्रेज बिरसा मुंडा के प्रभाव को देख करके 1895 में इसको 2.5 वर्षों के लिए जेल में बंद कर देता है। लेकिन फिर 1897 में करीब 2 साल के बाद विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर उपलक्ष्य में इन्हें कैद से मुक्त कर दिया। और जैसे ही बिरसा मुंडा को कैद से मुक्त कर दिया, बिरसा मुंडा का जो स्वरूप था वो अब धीरे धीरे उग्र हो गया, यानी कि अब ये एक विद्रोह के रूप में उभर गया, जिसके बाद ये सशक्त विद्रोही बनकर उभरे। अब ये अपना तांडव दिखाना शुरू करते हैं बिरसा मुंडा। तो इन्होंने डोम्बारी, सिम्बिया तथा अन्य स्थानों में सभाएं की। सबसे पहले सभा किया। इस बार बिरसा मुंडा ने ठेकेदारों, हाकिमों, जागीरदारों व ईसाई मिशनरियों को भी, यानी कि ईसाइयों को भी मारने की अपील की। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। ये लाइन पूरा जोश के साथ बोला होगा अपने अनुयायियों को, पूरा जोश भर दिया होगा बिरसा मुंडा ने। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। बिरसा मुंडा का भी ये एक फेमस लाइन है कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगा जैसा कि एक लाल झंडा। इस आंदोलन में गया मुंडा। देखिए, इसके बाद आंदोलन उग्र हो जाता है। 1899 का टाइम है करीब। तो ये आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन में कुछ नाम है आपको याद रखना है, जैसे कि गया मुंडा जो कि सेनापति था, दोंका मुंडा जो कि राजनीतिक शाखा प्रमुख था और सोमा मुंडा जो कि एक धार्मिक शाखा प्रमुख था, धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख। तो इन 3 नाम, मतलब ये 3 नाम आपको याद रखना है। ये लोग प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तारित किया था। फिर बिरसा विद्रोहियों ने रांची, खूंटी, बंसिया, तोरपा, बुंडू, तमाड़ इत्यादि क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को ठप कर दिया। इनका मुख्य निशाना अंग्रेजों के सरकारी कार्यालय, थाना तथा साहूकार महाजन थे, परंतु बाहरी लोगों में निम्न मध्य वर्गीय लोगों को कभी इन्होंने निशाना नहीं बनाया। यानी कि इसका टारगेट बड़ा था, जैसे कि अंग्रेजों का ऑफिस सब हो गया, थाना हो गया, मतलब साहूकार हो गया, महाजन था, ये सब मेन टारगेट में था बिरसा मुंडा का। तो ये हो गया विद्रोह का स्वरूप। 1-2 बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको दिमाग में ये अच्छे से धंस जाएगा। अब तक क्या हुआ, तो बिरसा मुंडा ने ऊपर में हमने देखा किस प्रकार से लोगों को एकजुट किया, सिंगबोंगा का दूध घोषित किया और उनका जो उपदेश था उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें था, आत्मसुधार, आचरण में शुद्धता और एकेश्वरवाद। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद के तहत सिंगबोंगा को मानने का ऐलान किया, सिंगबोंगा। उसके बाद जब बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है, यानी कि जो स्वरूप था वो बढ़ने लगा, तब बिरसा मुंडा को अंग्रेज़ों ने 2.5 वर्षों के लिए जेल में कैद कर लिया। फिर 1897 में इसको रिहा किया गया जेल से। उसके बाद बिरसा मुंडा आए, फिर सभी को एकजुट होने के लिए आदेश दिए, यानी कि एक सभा किया और उसके बाद बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया। तो ठेकेदारों को, हाकिमों को, जागीरदारों को, ईसाइयों को मारने की अपील किया बिरसा मुंडा ने और एक लाइन कहा कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगा जिस तरह की लाल झंडा। इसमें 3 नाम इंपॉर्टेंट है, गया मुंडा, दोंका मुंडा, सोमा मुंडा। इन तीनों ने बिरसा मुंडा के सहयोगी बन करके इस विद्रोह को काफ़ी विस्तारित किया था। देखिए, बिरसा आंदोलन का जो मेन केंद्र था वो खूंटी था, आपको याद रख लेना है अलग से। शायद हमने यहाँ पे लिखना भूल गया, मैंने यहाँ पे शायद नहीं लिखा है इसको, तो खूंटी था, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया विद्रोह, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह होने लगा
बिरसा मुंडा सरकारी कार्यालयों में, फिर थाना में, ये सब में अपना तांडव दिखाना शुरू किया। परंतु रांची उपायुक्त स्टेट फील्ड के आदेश से अंग्रेज़ों ने सख्ती से मुंडा विद्रोहियों को कुचल दिया। तो चूँकि अंग्रेज़ सब था थोड़ा ताकतवर, आधुनिक किस्म का हथियार था उसके टाइम, मतलब उसके पास, तो उसने विद्रोहियों को कुचल दिया। और जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को कैद कर लिया, बिरसा मुंडा को फिर से कैद कर लिया, जिनकी मृत्यु जेल में ही हो गई। तो बिरसा मुंडा का यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। अब देखिए, किताबों में तो लिखा गया है कि हैजा नामक बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हुआ, लेकिन शायद इस पर कोई यकीन ना करें, क्योंकि अंग्रेज बहुत ज़्यादा प्रताड़ना भी देते थे ना जेल में, क्या पता मार कहीं इसको मार दिया गया हो। तो इसकी मृत्यु हो जाती है बिरसा मुंडा का। फिर बिरसा विद्रोह एक सुसंगठित सशक्त विद्रोह था। इस विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम हुए। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह हमने देखा, इसके पीछे कारण देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या क्या परिणाम निकल कर आया। तो सबसे पहला, आयुक्त फोबस के आदेश से इन क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण कराया गया। देखिए, मेन लड़ाई तो भूमि संबंधित ही है। अंग्रेजों का, ये अंग्रेज आए थे यहाँ पे, हर तरह तरह का भूमि संबंधी कानून लागू कर दिए थे। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, सब अंग्रेजों का था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त, हाँ वही हमने बताया अभी। तो भूमि सब जो हड़प लिया जाता था यहाँ के लोगों का, तो सबसे पहले इसमें सुधार किया गया। तो सुधार करने के लिए पहले भूमि सर्वेक्षण कराया गया, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अपनाया गया, जिसको कहते हैं हम लोग CNT, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों में हस्तांतरण करना गैर कानूनी घोषित किया गया। तो पहला सुधार ये हो गया। खुदकट्टी व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई, यानी कि जो भूमि मुंडाओं का था वो मुंडाओं का ही रहेगा। फिर अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए 1902 में खूंटी एवं गुमला अनुमंडल बनाए गए। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पीटी में क्वेश्चन यहाँ से बना है। फिर इस विद्रोह के उपरांत मुंडाओं में व्याप्त नशा के आदत पर एक हद तक नियंत्रण पाया जा सका, जिससे सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। इस विद्रोह में मुंडा विद्रोह के करिश्माई नेतृत्व ने अन्य विद्रोहियों के लिए एक प्रेरणा बनी, या फिर एक प्रेरणा रखी। यानी कि ये जो विद्रोह हुआ, ये अन्य विद्रोह के, मतलब और भी जो विद्रोह हुआ फ्यूचर में, उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। तो इस प्रकार से हमारा सबसे पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। बिरसा आंदोलन का जो स्वरूप था उसको हमने देखा, क्या क्या कारण था वो भी हमने देखा, और क्या क्या परिणाम निकल कर आया वो भी हमने देखा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका 6ठा JPSC में पूछा गया है कि बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था, और बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। तो वही सब इसमें आपको लिखना है, प्रभाव जो हमने ऊपर में पढ़ा। सिर्फ अलग है यहाँ पे ये वाला, बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था। तो हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये मेंशन किया है कि सरदारी आंदोलन से किस प्रकार से प्रभावित था, और उसके बाद जो बिरसा आंदोलन का प्रभाव है वो वही सब बात है जो हमने अभी ऊपर का क्वेश्चन में पढ़ा। क्योंकि अलग से क्या याद रखिएगा, जो ऊपर में था वही याद रखिए, सेम चीज़ है ना, इसीलिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरदारी आंदोलन आखिर किस प्रकार से बिरसा आंदोलन में कन्वर्ट हुआ। तो सरदारी आंदोलन को मुल्की व मिल्की या फिर मातृभूमि व ज़मीन का आंदोलन भी कहा जाता है। सब खेला ज़मीन का ही है, ज़्यादातर झगड़ा ज़मीन से ही हुआ है और अभी भी होता है। तो सरदारी आंदोलन को मिल्की आंदोलन कहा जाता है। बोलते हैं ना, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, तो यही है मुल्क, यानी कि यह हमारा ज़मीन। तो इसी से संबंधित आंदोलन है, काफ़ी लंबा चला था यह आंदोलन। तो 1831-32 के कोल विद्रोह के समय, 1831-32 में कोल विद्रोह चल रहा था। इस टाइम क्या हुआ था, तो कोल सरदार सब असम के चाय बागानों में काम करने के लिए गए थे। अब काम करने के बाद जब वे अपने गांव लौटे तो पाया कि उनकी ज़मीनों को दूसरे लोगों ने हड़प लिया है। अब ये क्या बात हुई, ये आपका घर है, अगर आप कहीं जाएंगे बाहर काम करने के लिए
वापस घर आएंगे तो आपका घर कोई और लूट लेगा। तो सोच के देखिए क्या होगा आपका हाल। तो उस टाइम भी वही हो रहा था। तथा वे अब ज़मीन वापस करने से इनकार कर रहे थे, यानी कि इसका घर ज़मीन पर तो कब्जा कर ही लिया और उसको वापस करने से इनकार भी कर रहे थे। तो इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। इसको सरदारी विद्रोह कहते हैं और मिल्की विद्रोह भी कहते हैं, या फिर मुल्की विद्रोह। इसी हड़पे गए जमीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया था। साथ ही बलात् श्रम लागू करना, बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी इस आंदोलन के कारणों में शामिल था। तो बलात् श्रम तो लागू हो ही चुका था, अंग्रेज मजदूरी भी करवा रहे थे और पैसा वगैरह नहीं दे रहे थे या फिर कम दे रहे थे। फिर बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना। अब जैसे कि मान के चलिए, बिचौलिए इस लाइन को थोड़ा समझते हैं हम लोग इसको। जैसे कि मान के चलिए उस टाइम प्रशासन था अंग्रेज़ों का, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, सारा शासन तंत्र चल रहा था उसी के अंदर। तो मान के चलिए ये अंग्रेज है, ये आपका या फिर उस टाइम किसी जनजाति का ज़मीन था। ज़मीन में जो लोग रह रहा था, निवास कर रहा था, मान के चलिए जो लोग निवास कर रहे हैं, इससे टैक्स वसूला जा रहा है। तो टैक्स डायरेक्ट अंग्रेज नहीं लेता था, बीच में एक ज़मींदार को रखता था। ज़मींदार को रखता था, तो ज़मींदार से टैक्स लेता था। सॉरी, ज़मींदार से नहीं, ये जो यहाँ पे निवास किया है इस ज़मीन से, उससे टैक्स लेता था ज़मींदार और इससे टैक्स लेकर के देता था अंग्रेज़ों को। तो मान के चलिए अंग्रेज़ों को चाहिए 100 रुपया टैक्स, अंग्रेज़ों को 100 रुपया टैक्स चाहिए। तो ज़मींदार जो यहाँ पे निवास कर रहा है ज़मीन में, उससे 200 रुपया भी टैक्स ले लेता था, 300 रुपया भी ले सकता था और 100 रुपया अंग्रेज़ों को दे के खुद जितना बचा वो अपना पैकेट में रख लेता था। तो ये होने लगा था यहाँ पे। तो गैर कानूनी ढंग से यहाँ पे किराए में वृद्धि करने लगा था और टैक्स जो नहीं दे पाता था उसका ज़मीन को नीलामी कर दिया जाता था, किसी और को दे दिया जाता था। मान के चलिए ये जो ज़मीन था ये आपका था, लेकिन आप टैक्स नहीं दे पाए तो किसी और का हो गया, किसी और को दे दिया अंग्रेज, और वो टैक्स मतलब दे पाता था तो उसका हो जाता था। फिर जो टैक्स अगर नहीं दे पाया तो बस फिर अंग्रेज़ों का वही कहानी रहता था, अंग्रेज़ों को चाहिए सिर्फ पैसा। और ये जो निवास करने वाले लोग थे ना, उसी को रैयत कहा जाता था। देखिए रैयत का कंसेप्ट थोड़ा लॉन्ग है, ये आप लोग CNT में पढ़िएगा। फिलहाल जो लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, खासकर किसानों को ही यहाँ पे हम लोग रैयत सिंपल वे में बोल सकते हैं। तो रैयतों से टैक्स लेने का काम करता था ज़मींदार और ज़मींदारों से टैक्स लेने का काम करता था अंग्रेज। रैयतों से टैक्स ज़मींदार, ज़मींदार से अंग्रेज। ज़मींदार ज़्यादा टैक्स लेता था, कुछ पैसा अपने पास रख लेता था। तो इस प्रकार से स्कैम हुआ करता था। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। तो गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करने लगा, जिस कारण से इस आंदोलन के कारणों में, मतलब ये सब इस आंदोलन के कारण में शामिल था। अपनी हड़पी गई जमीनें वापस पाने हेतु विभिन्न ईसाई मिशनरियों, वकीलों आदि से बार बार सहायता मांगी, परंतु सहायता के नाम पर इन्हें हर बार झूठा आश्वासन दिया गया। झूठा आश्वासन नहीं दिया गया। अब क्या करता है लोग, तो परिणामतः आदिवासी इनसे चिढ़ने लगे और ब्रिटिश शासन द्वारा दिकवों व जमींदारों के साथ देने के कारण आदिवासियों का अंग्रेजी सरकार पर से भरोसा नहीं रहा। फलतः आदिवासियों ने 1892 ईस्वी में मिशनरियों व ठेकेदारों को मारने का निर्णय लिया, यानी कि अब विद्रोह फिर से शुरुआत होने लगा, यानी कि उग्रवादी अब फिर से कुछ शुरू होने जा रहा है। परंतु मजबूत नेतृत्व के अभाव में इस कार्य में सफल नहीं हो सके। देखिए उपरोक्त कारणों के द्वारा जितने सारे कारण अभी हमने पढ़ा, तो इन सब कारणों के कारण यहाँ के आदिवासी काफ़ी नाराज़ थे अंग्रेज़ों से और उनमें विद्रोह की भावना उमड़ पड़ा। और विद्रोह करने के लिए चाहिए एक मजबूत नेतृत्व करने वाला, लेकिन इनमें मजबूत नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तो नेतृत्व की कमी के कारण
या फिर मजबूत नेतृत्व के अभाव के कारण वे इस कार्य में सफल नहीं हो सके। तो चाहिए था यहाँ पे एक मजबूत नेतृत्व करता, तो आए बिरसा मुंडा। तो बाद में बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व की चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय हो गया बिरसा आंदोलन में। बस, तो सरदारी आंदोलन किस में विलय हो गया? बिरसा आंदोलन में। बिरसा आंदोलन। तो सरदारी आंदोलन की विचारधारा आदिवासी एकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध ने बिरसा आंदोलन को प्रभावित किया और आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मदद मिली। तो ये हो गया। अब बिरसा मुंडा के द्वारा क्या क्या किया गया वो सब हम लोग वही सब लिखेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा। तो बिरसा आंदोलन होता है आपका 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है विद्रोह या फिर महान हलचल। यह आंदोलन 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलनों में सर्वाधिक व्याप्त तथा संगठित आंदोलन था। यानी कि जितने सारे आंदोलन हुए थे 19वीं सदी में, जितने सारे आदिवासी आंदोलन हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा व्यापक आंदोलन और एक संगठित आंदोलन ये बिरसा आंदोलन था। देखिए, जो सबसे पहला संगठित आंदोलन था ना, सबसे पहला सुसंगठित और व्यापक जो आंदोलन था जनजातीय आंदोलन या फिर जनजातीय विद्रोह, वो था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में हमें देखने को मिलती है कि वो एक सुसंगठित विद्रोह था। उसी प्रकार से बिरसा आंदोलन भी था। बिरसा आंदोलन भी बहुत ज़्यादा व्यापक था और एक संगठित था। तो 1890 के दशक के शुरुआती दौर पर इस आंदोलन का स्वरूप सामाजिक एवं धार्मिक सुधारवादी था। बिरसा मुंडा का बचपन मिशनरियों से प्रभावित था। बाद में वे वैष्णव धर्म से प्रभावित हुए। इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। इन्होंने नया धर्म चलाया, बिरसाइत धर्म। इन्होंने कहा कि इनके देवता सिंगबोंगा के दर्शन हुए हैं तथा वे उनके दूत हैं। और इनके उपदेश में 3 महत्वपूर्ण बातें रखी थी। पहला आत्मसुधार, आचरण में शुद्धता और एकेश्वरवाद। तो देख सकते हैं कि कंप्लीट जो सरदारी आंदोलन था वो किस प्रकार से बिरसा आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, बिरसा आंदोलन में मर्ज हो गया। और उसके बाद जो बिरसा मुंडा का या फिर बिरसा आंदोलन का जो स्वरूप था उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि अगला प्रश्न वही पूछा है कि बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। तो देखिए अब आगे वही सब बात है, पढ़ देते हैं एक बार। तो इसके तहत शराब पीने का विरोध किया गया। साथ ही चिकित्सीय औषधियों का लाभ अपने अनुयायियों को देते थे बिरसा मुंडा। इससे इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। फिर अब मुंडा आंदोलन के समय गीत प्रमुख था जो था कोटंग बाबा कोटंग। फिर इस आंदोलन के दौरान जो अब्बुराज एटेजाना महारानी राज टुंडू इसका ऐलान किया गया था, यानी कि मुंडा का राज अब खत्म हो गया है, मुंडा का राज अब प्रारंभ हो गया है और महारानी का राज समाप्त हो गया है। बिरसा के प्रभाव को देख करके अंग्रेज़ों ने उसको 2.5 वर्षों के लिए जेल में बंद कर दिया। फिर 1897 में बिरसा मुंडा की विक्टोरिया की हीरक जयंती पर उसको रिहा किया गया। फिर बाद में ये विद्रोही बनकर उभरे और इसने अपना विद्रोह करना प्रारंभ किया डोम्बारी, सिमिया और अन्य स्थानों में। बिरसा मुंडा ने ठेकेदारों को, हाकिमों को, जागीरदारों को, ईसाई मिशनरियों को मारने की अपील किया और बिरसा मुंडा ने ये घोषणा कर दिया कि दिकों से अब हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जिस तरह लाल झंडा। इसमें साथ दिया था गया मुंडा, दोंका मुंडा, सोमा मुंडा ने। ये लोग प्रमुख सहयोगी थे। उसके बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा खासकर स्ट्रीट फील्ड के आदेश पर जो ये आंदोलन था उसको कुचल दिया जाता है और जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को कैद कर लिया जाता है, जिनकी मृत्यु जेल में हो जाती है। 9 जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है हैजा नामक बीमारी से। ये आपको याद रख लीजिएगा, मतलब ये आपको याद रखना है, 9 जून 1900 ईस्वी बिरसा मुंडा की मृत्यु। तो 7th JPSC में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2 क्वेश्चन हैं। एक किस हद तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था ये बिरसा आंदोलन, और वही क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। तो हमने प्रभाव देख लिया, क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब इसके थोड़ा परिणाम भी देख लेते हैं।
तो वही सब परिणाम है, नया कुछ नहीं है। हमने जो ऊपर में पढ़ा सेम चीज़ को यहाँ भी लिख दिया। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, स्पष्ट करें। तो आंसर इसका 1765 में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, वर्तमान में बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यानी कि उस टाइम बंगाल तीनों प्रांतों को मिला करके था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की दीवानी सौंपी। यहाँ पे झारखंड नहीं, बिहार होना चाहिए, बिहार, इसको मैं सुधार दूंगा। तो इसको हटा दीजिए, सीधे लिख दीजिए बंगाल की दीवानी सौंपी। दीवानी मतलब वही जो हमने पहले पढ़ा था, राजस्व कलेक्शन, मतलब राजस्व कलेक्ट करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दिया गया था 1765 में, जिससे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। अंग्रेजों के साथ साथ बाहरी लोग भी इस क्षेत्र में आकर बसने लगे। फिर 1793 ईस्वी में एक अधिनियम पारित होता है, भूमि व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो 1793 ईस्वी में भूमि संबंधित कुछ कानून आता है, लेकिन ये जो कानून था ये जनजातियों के लिए एक श्राप था। इस कानून को हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से। फिलहाल इसमें समझ लीजिए कि इसके कारण जनजातियों की भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासियों में होता गया। 1793 का जो अधिनियम आया था भूमि व्यवस्था से संबंधित, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था स्थायी बंदोबस्त, उसके तहत, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। यहाँ के आदिवासियों की स्थिति दयनीय होने के कारण इन्हें साहूकारों, महाजनों से ऋण लेना पड़ा, जिससे इनकी स्थिति और बदतर हो गई। सरकारी अफसर और न्यायालय ने भी इनकी मदद नहीं की। बाहरी लोगों के आने से इनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने लगा। इस वजह से 18वीं सदी के उत्तरार्ध से जनजातीय संघर्ष शुरू हुए, जिनमें 1831-32 का कोल विद्रोह, 1855-56 का संथाल विद्रोह प्रमुख है। ये जनजातीय संघर्ष अंग्रेजों तथा बाहरी लोगों के विरुद्ध था। तो कोई भी नया बात नहीं है, सेम चीज़ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने सारे विद्रोह आप पढ़ेंगे उसका कारण सेम रहेगा, एक ही कारण था। ये मतलब जितना सारा अंग्रेजों का जो नीति था वो सेम था, बस विद्रोह का स्वरूप अलग अलग है। तो वही पुराना बात है कि 1765 में अंग्रेजों को दीवानी मिली बंगाल का। उसके बाद अंग्रेज झारखंड आए। झारखंड के आने के साथ ही, मतलब झारखंड में आने के साथ ही ये लोग अपना रंग दिखाना शुरू किया। तरह तरह का नियम कानून लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1793 में आया था स्थायी बंदोबस्त, और इससे भूमियों का हस्तांतरण होने लगा गैर आदिवासियों में, यानी कि जो अंग्रेजों को ज़्यादा टैक्स देता था भूमि उनका हो जाता था। उसके बाद यहाँ के आदिवासियों की स्थिति बदतर होती गई। आदिवासी अगर कहीं जाते थे न्याय करने के लिए, मतलब न्याय के लिए जाते थे, न्याय की मांग करने के लिए जाते थे, तो उनको न्याय नहीं मिलता था। इससे और उसकी स्थिति खराब हुई। ये कहीं का नहीं रहे। अगर इसको कहीं भी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी साहूकारों से, महाजनों से, तो ऋण तो ठीक है, लेकिन बदले में कुछ ज़्यादा ही ब्याज देना पड़ रहा था। तो वही सब कारण है जिस कारण से काफ़ी सारा विद्रोह हुआ। एक आध को एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, जैसे कि कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब प्रमुख। और ये सभी में जनजातीय संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ था और बाहरी लोगों के ही खिलाफ था। अब इतने सारे जनजातियों का जो विद्रोह था उनमें से एक प्रमुख है बिरसा विद्रोह या फिर बिरसा आंदोलन। तो आगे देखते हैं हम लोग। परंतु 1890 के दशक में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह, मतलब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ, जिसे उलगुलान कहा जाता है। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी में हुई, जबकि बाद में ये वैष्णव धर्म से प्रभावित हुए। मुंडा क्षेत्रों में मुंडाओं ने ईसाई धर्म स्वीकार इसलिए किया कि इनकी भूमि वापस करने में ये मदद करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए प्रारंभ में बिरसा मुंडा तो प्रभावित थे ईसाइयों से, ईसाई मिशनरी से, लेकिन बाद में इसी के खिलाफ हो गए। यही रीज़न था। फलतः बिरसा ईसाई मिशनरियों का घोर विरोध करना शुरू किया एवं इन्होंने आह्वान किया कि मुझे अपने ठाकुर देवता सिंगबोंगा के दर्शन हुए हैं और मैं उनका दूत हूँ। उनसे आदेश मिला कि हम लोगों की स्थिति सुधारने के लिए एकजुट होकर अंग्रेजों
तथा बाहरी लोग विशेषकर साहूकारों महाजनों का विरोध करना चाहिए। इन्होंने अपने बिरसैत धर्म के अनुसार 3 उपदेश दिए थे: आत्मसुधार, आचरण में शुद्धता, एकेश्वरवाद। तो सेम बात है, वही सब बात है, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमने धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, स्पष्ट करें। और 11th JPSC में भी यही प्रश्न तो पूछा गया था इसी प्रकार से, मतलब यही प्रश्न था, देख सकते हैं आप। हालांकि उस क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़ा। तो बिरसा मुंडा का यहाँ पे वही विद्रोह है, उलगुलान। 1890 के दशक से इसका विद्रोह शुरू हुआ था। इसका विद्रोह को तो उलगुलान कहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा धार्मिक चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो बिरसा मुंडा का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मिशनरी में हुई थी, यानी कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा, जिस कारण से ये काफ़ी प्रभावित थे। और काफ़ी सारा मुंडाओं को ईसाई धर्म स्वीकार इसलिए किया गया था कि इनकी भूमि वापस करने में ये मदद करेंगे। तो ये जो मुंडा क्षेत्र में ये मुंडाओं ने ईसाई धर्म को स्वीकार इसलिए किया था कि इनकी भूमि को ये वापस करने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बिरसा मुंडा ईसाई मिशनरियों से अब चिढ़ने लगे और उसका घोर विरोध करना प्रारंभ किया, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं होते, अंग्रेज और ईसाई मिशनरी जितना कुछ है सबको ही। खासकर अंग्रेज़ों पर तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। तो वो लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार खूब किए। काफ़ी लोगों को ईसाई धर्म को अपनाने की बात भी किया गया। काफ़ी लोग ईसाई धर्म को स्वीकार भी किया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। फिर आगे देखते हैं। फिर इन्होंने आह्वान किया कि मुझे अपने ठाकुर देवता सिंगमोंगा, यानी कि बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले बिरसा मुंडा मिशनरी से प्रभावित थे, लेकिन बाद में कुछ मुंडाओं को ईसाई धर्म को स्वीकार किया था ताकि उसकी भूमि को लौटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण से बिरसा मुंडा मिशनरियों से चिढ़ने लगे और उसका विरोध किए। और उसके बाद बिरसा मुंडा ने क्या आह्वान किया कि मुझे अपने ठाकुर देवता सिंगमोंगा के दर्शन हुए हैं और मैं उनका एक दूत हूँ। अतः उनसे आदेश मिला है कि हम लोगों की स्थिति सुधारने के लिए एकजुट होकर अंग्रेजों तथा बाहरी लोगों, विशेषकर साहूजनों महाजनों का विरोध करना चाहिए। इन्होंने अपने बिरसाइत धर्म के अनुसार 3 उपदेश दिए कि आत्मसुधार, आचरण में शुद्धता और एकेश्वरवाद। बिरसा मुंडा का जो ये कदम है ना, ये सिंगमोंगा का दूत बोलना और इतना जो उपदेश देना कि आत्मसुधार, आचरण में शुद्धता, एकेश्वरवाद को मानना, ये एकेश्वरवाद इसलिए बोला गया क्योंकि देखिए, एक तो काफ़ी सारा मुंडा ईसाई धर्म को मान चुका है और यहाँ पे काफ़ी अंधविश्वास भी है। लोग तरह तरह के धर्म में बटे हुए हैं। तो जब तक इन लोग में एक रूपता, यानी कि एक धर्म को ना माना जाए, तो ये लोग आपस में बटे हुए रहेंगे। तो इसलिए इसका जो ये नीति था काफ़ी अच्छा था। तो आत्म सुधार एवं आचरण में शुद्धता का उपदेश लोगों का विचार एवं जीवन शैली को उच्च करना था। इसका यही टारगेट था। इसके अनुरूप इन्होंने मदिरापान का त्याग का आह्वान किया, जिसमें इन्होंने बहुत हद तक सफलता प्राप्त किया। फिर एकेश्वरवाद का तात्पर्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का तात्पर्य था कि मात्र एक देवता का पूजन। अब कौन सा देवता? तो सिंगमोंगा। बिरसा मुंडा ने कहा कि एक ही देवता को मानिए, वह है हमारे सिंगमोंगा। ज़्यादा इधर उधर, यानी कि ज़्यादा देवता को मान के कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक देवता का उपासना करने के लिए बोला गया, वो है सिंगमोंगा। यहाँ के लोग अंधविश्वासों के कारण अधिक देवी देवताओं को मानते थे, जिस कारण इनका बहुत समय और धन पूजा में ही समाप्त हो जाता था। तो ये सही नहीं था। तो एकेश्वरवाद ने यहाँ की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को मजबूत किया। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायी अपने धर्म प्रचार के साथ साथ चिकित्सा औषधि का उपयोग कर लोगों की सेवा भी करने लगे, मतलब सेवा भी करते थे। तो देख पा रहे कि बिरसा मुंडा ने किस प्रकार से लोगों को एकजुट किया, किस प्रकार से उनको उपदेश दिया और अच्छा से कन्विंस भी किया, जिससे उनकी प्रचार काफ़ी तेज़ी से हुआ तथा उनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ी और बिरसा मुंडा एक आदर्श के रूप में देखे जाने लगे और लोग यानी मुंडा क्षेत्रों में इनकी पकड़ मजबूत होती गई। तो अब अंग्रेज़ों को हो गया टेंशन कि ये बिरसा मुंडा क्या चाल चल दिया,
कुछ तो अब बड़ा करने जा रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस अंग्रेज़ों को यह भनक लगी तो आने वाले वर्षों में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह क्या पढ़ दिए। अंग्रेज़ों को यह भनक लगी कि आने वाले वर्षों में बिरसा के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह भड़क सकता है। अंग्रेज़ों को यही लगा और वही हुआ, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, जो कि हमने ऊपर का 2 क्वेश्चन में पढ़ा किस प्रकार से विद्रोह होता है, जिस कारण से 1895 ईस्वी में इन्हें कैद कर लिया गया। तब अंग्रेज़ों को लगा कि बिरसा मुंडा का अनुयायी बढ़ रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो इनको कैद कर लो। फिर 1897 में विक्टोरिया की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इन्हें कैद से मुक्त कर दिया गया और बाद में ये उग्र विरोधी विद्रोही हो गए। उसके बाद बिरसा मुंडा उग्र हो गए। अब इनके अनुयायी हथियारों से लैस थे तथा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छिड़ दी और मुंडा विद्रोही ने रांची, गुमला, खूंटी, बंसिया, तोरपा, बुंडू, तमाड़ इत्यादि क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को ठप कर दिया। रांची की उपायुक्त स्टेट फील्ड के आदेश से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को पुनः कैद की सजा दे दी गई। तो फिर से वही बात है, बिरसा मुंडा जब आंदोलन करने लगे फिर से जेल से रिहा होने के बाद, तो स्टेट फील्ड ने उसको फिर से कैद की सज़ा सुना दी। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मुंडा विद्रोह 1895 से पूर्व का चरण पूर्णतः धार्मिक, शांति एवं सद्भावनापूर्ण रहा। वो तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में तो ये एक सुधारवादी आंदोलन ही था, उसके बाद यह हिंसक हो गया और एक सुसंगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। इसी आधार पर कुछ व्यक्तियों का मानना है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन राजनीतिक कम और धार्मिक ज़्यादा था। तो ऊपर का जितना सारा स्टेटमेंट है, जितना सारा हमने यहाँ पे लाइन को रखा है, उन सबको पढ़ के आपको लग गया होगा ये चीज़, ये राजनीतिक कम, धार्मिक ज़्यादा था। परंतु बिरसा ने धर्म का सहारा आदिवासी समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने तथा उससे संगठित रूप देने के लिए लिया था। सही बात है, जो समकालीन परिस्थितियों में उचित भी था और प्रभावशाली भी था। तो ये लाइन काफ़ी अच्छा है, आपको लिखना है एग्ज़ाम में इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो बिरसा आंदोलन था वो भी हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। देखिए जितने सारे प्रश्न आज हमने पढ़ा, 3 प्रश्न पढ़ा, सब एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा इसका फॉर्मेट को हमने चेंज किया। इसमें धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हमने किया, बाकी वही चीज़ है। पहला क्वेश्चन में सिर्फ एक नया चीज़ है कि ये सरदारी आंदोलन से किस प्रकार से प्रेरित था, और पहला क्वेश्चन तो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ बिरसा आंदोलन से, मतलब बिरसा आंदोलन पर ही था, बिरसा आंदोलन पर ही बेस्ड था। तो बिरसा आंदोलन पर आधारित सारा चीज़ों को हमने पहला प्रश्न में कंप्लीट किया। उसके बाद ये प्रश्न 6 जेपीएससी में पूछा गया था कि सरदारी आंदोलन से किस प्रकार प्रभावित था, उसको हमने कंप्लीट किया। लगभग ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज़ हालांकि बन जाना चाहिए, अदरवाइज़ मैं खुद करवा दूंगा। तो एक क्लास में इसको ख़त्म कर देते हैं। जो 7th जेपीएससी का क्वेश्चन है और 11th जेपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं करवा दूंगा फिर से, हालांकि सेम ही चीज़ मिलेगा आपको, यही चीज़, अलग से कुछ नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक क्लास हम लोग बिरसा मुंडा का और लेंगे जहाँ पे हम लोग PYQ को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।